सो लास्ट क्लास में हम लोग पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और कंपोजिट इनकम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रख रहे थे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जहां पे मिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो रहे हों। किस तरीके से इसको हमने समझा कि सपोज किसी का टी गार्डन हो सकता है, उसके साथ साथ वो टी की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री भी लगा रखा हो, या दूसरे तरीके से समझिए किसी का टोमेटो का प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर हो, पूरे पूरे उसने अपनी एग्रीकल्चर लैंड में टोमेटो लगा रखा है और फिर इस टोमेटो को प्लग करके वो अपनी कंपनी में उस टोमेटो से टोमेटो सॉस या टोमेटो के अलग कोई प्रोडक्ट बना रहा हो। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन हो रहा है। उसका खुद का एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड पे वो टोमेटो को उगा रहा है और फिर उसी से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो एज पर सेक्शन 10 है ना, इनकम टैक्स में सेक्शन 10 ये बोलता है कि अगर किसी का एग्रीकल्चरल इनकम है सो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बट अगर कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए। तो जब ये दोनों एक्टिविटी कोई एक ही एसएससी करे, कोई एक ही पर्सन करने लगे, मैं करने लगूं, आप करने लगो, उस केस में हमें इन दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसका एग्रीकल्चरल इनकम भी बन रहा है और इंडस्ट्रियल इनकम भी बन रहा है। देखिए, अगर वो खुद का टमाटर नहीं उगाता सॉस बनाने के लिए, तो उस केस में क्या करता, मार्केट से टोमेटो परचेज करता, फिर प्रोसेस करता और फिर उसको सेल करता इन द फॉर्म ऑफ सॉस। सो दैट इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इस केस में क्योंकि वो टोमेटो खुद ही उगा रहा है तो उसे मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मीन्स खुद का एग्रीकल्चरल इनकम, उससे प्रॉफिट आ रहा है, फिर उसी को प्रोसेस करके सॉस बना रहा है, उससे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जहां पे दोनों इनकम मिल रहे हो, एक साथ मिल रहे हो, इनको हम पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम या रेदर कंपोजिट इनकम कहते हैं। अब कंपोजिट इनकम हमारे पास आ रहा है क्योंकि मैं तो अगर टोमेटो उगा रहा हूं तो मेरा जो भी टोटल इनकम बनेगा वो तो सॉस बेचने के बाद बनेगा। इन बिटवीन मैं टमाटर कहीं और नहीं बेच रहा हूं, मैं तो उसी को डायरेक्टली एज ए रॉ फॉर्म में अपनी कंपनी में यूज कर रहा हूं। तो जो मेरा टोटल इनकम जनरेट होगा वो होगा आफ्टर सेलिंग दोज फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वो जो इनकम आया वो मेरा कंपोजिट इनकम है। अब उस कंपोजिट इनकम में से मुझे इंडस्ट्रियल इनकम मतलब पीजीबीपी पार्ट को अलग करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर पार्ट को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों पीजीबीपी और इसको अलग करना है? रीजन बीइंग, अगर आप इसको सेग्रीगेट नहीं करते हो तो इस केस में यू हैव टू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, और आप सेक्शन 10 का अगर फायदा उठाना चाहते हो उस केस में आप एग्रीकल्चर वाले पार्ट को अलग कर दोगे तो आपका जो टोटल इनकम आएगा वो कम हो जाएगा, तो जो टैक्स लगेगा वो कम इनकम पे लगेगा। इसलिए हमें इस कंपोजिट इनकम को समझना है। कहीं भी डाउट आएगा आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज मेरा एक कंपोजिट इनकम आया। अब ये कंपोजिट इनकम कैसे आया होगा वो सोचिए। लेट्स टेक किसान सॉस का ही एग्जांपल लेते हैं। सॉस आपका एंड प्रोडक्ट है, टोमेटो सॉस आपका एंड प्रोडक्ट है। तो उस टोमेटो सॉस के बॉटल को सेल करने के बाद जो भी इनकम आएगा उसको मैं बोल रहा हूं, लेट्स से सेल्स बोल देते हैं, उसको सेल्स बोल देते हैं या फिर रेवेन्यू बोल देते हैं या फिर सेल्स प्रोसीड बोल देते हैं, एनीथिंग। ठीक है, सेल्स। तो सेल्स की वजह से मेरे पास इनकम आएगा। अब ये रेवेन्यू है मेरा, है ना, सेल्स है, रेवेन्यू है। अब इस सेल से मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा जो टोटल सेल्स किया है, इस टोटल सेल्स में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हो,
जितने भी आप एक्सपेंसेस हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जो आपके लेबर्स उनको सैलरी दिया आपने, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, अमॉर्टाइजेशन हो सकता है, आपने लोन ले रखा उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस को जब आप माइनस कर दोगे तब आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेंस में एक एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक को मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चरल एक्सपेंस, और एक को बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल एक्सपेंस। अब इंडस्ट्रियल एक्सपेंस और एग्रीकल्चर एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, यहां देखिए। मैंने यहां पे ये अजम्पशन लिया है कि जितना भी मुझे टोमेटोज की जरूरत पड़ रही है, ये रेड टोमेटोज हैं अच्छे, जितने भी टोमेटोज की मुझे जरूरत पड़ रही है मैं अपने ही एग्रीकल्चरल लैंड में प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक। अब इस एग्रीकल्चरल लैंड में टोमेटोज को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्सपेंसेस लगेंगे। क्या एक्सपेंसेस लगेगा? फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए, उसका केयर करने के लिए किसी न किसी को हायर करूंगा, है ना। वाटरिंग करनी है, इरिगेशन, राइट में यहाँ इरिगेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इससे रिलेटेड, जब तक वो टोमेटोज मैं अपनी ही कंपनी में प्रोवाइड न कर दूं तब तक के जितने भी एक्सपेंस आएंगे, है ना, वो सारे एक्सपेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंस हो गए। इसके अलावा मुझे अपनी कंपनी में टोमेटो से सॉस बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने हैं। हो सकता है कि मैंने लोन ले रखा है, मैंने लेबर्स हायर कर रखा है, मशीन्स लगा रखा है, कुछ और प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत है ना, शुगर की जरूरत पड़ रही है, किसी फ्लेवर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडमिन चार्जेस हो गया, HR चार्ज हो गया, ये सारे चीज इंडस्ट्रियल एक्सपेंस में आ गए। तो आप देख रहे हैं ये जो एक्सपेंस हैं इसमें दोनों एक्सपेंस को इंक्लूड किया गया है, और टोटल सेल्स में से जब मैं इस टोटल एक्सपेंस को माइनस कर रहा हूं, करेक्ट, मशीन के एक्सपेंस हो गए, पैकेजिंग, वो सब, तो टोटल सेल्स में से टोटल जो एक्सपेंस मैंने माइनस किया, ये जो मुझे इनकम जनरेट हुआ या जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, दैट इज नथिंग बट कंपोजिट इनकम। इट इज मिक्स्ड ऑफ बोथ एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज इंडस्ट्रियल इनकम। अब मुझे इस कंपोजिट इनकम से एग्रीकल्चरल इनकम और इंडस्ट्रियल इनकम को अलग करना है। अभी मैंने एक्सपेंस दिखाया आपको किस तरीके से एक्सपेंस है, एक ही साथ हो रहा है एक्सपेंस डिडक्ट। मुझे इसमें से एग्रीकल्चरल इनकम और इंडस्ट्रियल इनकम को, लेट्स से II इज इंडस्ट्रियल इनकम और AGI इज एग्रीकल्चरल इनकम, इन दोनों को कंपोजिट इनकम में से सेग्रीगेट करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस पोर्शन के ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना है। ये तो सेक्शन 10 में आ जाएगा जिसमें इसको इनकम माना ही नहीं जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर टैक्स देना है। ये टैक्स कैलकुलेशन हम PGBP में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम इसमें से इन दोनों को अलग करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इस तरीके से करेंगे। ये जो मेरा कंपोजिट इनकम आया है, ये जो दोनों का मिक्स्ड इनकम आया है, इसमें से मुझे वो वाला इनकम जो एग्रीकल्चर की वजह से जनरेट होगा उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहां देखिए, इसको देखिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या बनेगा। देखिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है इंडस्ट्रियल इनकम। ये इंडस्ट्रियल इनकम कैसे आया है? सेल प्रोसीड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पे शुगर, आप यहाँ ले लीजिए सॉस, जो भी लेना है, ठीक है। तो मैंने शुगर को सेल किया, शुगर को सेल करके जो भी इनकम आया, उस इनकम में से मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मैं
टोमेटोज खुद नहीं उगाता, लेट्स ये शुगर की जगह मैं लिख देता हूँ सॉस, सॉस के टर्म में हम समझ लेते हैं, फिर मैं शुगर के टर्म में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेट्स टेक, मैंने सॉस की बॉटल बेची और उससे मुझे सेल हुआ, सेल प्रोसीड हुआ, है ना, एक रेवेन्यू जनरेट हुआ। उस रेवेन्यू में से मैं माइनस कर रहा हूं मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो सॉस के लिए मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, टोमेटोज। तो जितना भी टोमेटो मैं अपनी इंडस्ट्री में यूज कर रहा हूं अपने लैंड से लाके, उस टोमेटो की मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसको डिडक्ट करना है, और फिर इसमें से जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंस है उसको डिडक्ट कर देंगे। तो जो भी इनकम आया वो मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हुआ। बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। देखिए, लेट्स से मैंने एक साल में 1 करोड़ का सॉस का सेल किया, सॉस का सेल किया। सेल में से, इस सेल्स में से मैं जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंस होगा उसको तो माइनस कर दूंगा, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंस होगा उसको मैंने माइनस कर दिया। इसके साथ साथ जो टोमेटोज मैंने यूज किया है उसको तो मुझे कहीं से खरीदना नहीं पड़ा है, टोमेटोज को मुझे खरीदना नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने लैंड पे उगाया और उसको डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज कर लिया। अब जितने भी मैंने टोमेटोज यूज किए उसकी मार्केट वैल्यू को मैं यहां से डिडक्ट करूंगा, इवन दो उन टोमेटोज को खरीदने के लिए मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा है, लेकिन अगर मैं उसको अपनी इंडस्ट्री में ना यूज करके मार्केट में सेल करता, लेट्स से मैं टोमेटोज से सॉस नहीं बनाता और उन टोमेटोज को मार्केट में सेल करता, तो वहां से मुझे इनकम जनरेट होता। तो वो जो इनकम आता उसको यहां माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल, सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो इसमें से उस एक्सपेंस को मैंने माइनस किया, उस एक्सपेंस को मैंने माइनस किया जो मैंने किया ही नहीं है, ठीक है। तो इससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब यहां पे एक ध्यान देंगे, बात ध्यान देंगे, जब मैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालने जा रहा हूं तो जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंस थे उस एग्रीकल्चरल एक्सपेंस को यहां माइनस नहीं करना है। नहीं समझे, पीछे जाते हैं। यहां पे हमने क्या किया था, ये जो एक्सपेंस था, है ना, कंपोजिट इनकम निकालने के लिए कैसे निकाला, टोटल सेल्स लिया, इस टोटल सेल्स में टोटल एक्सपेंस, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, सभी को माइनस कर दिया था। इससे मुझे कंपोजिट इनकम मिला था। लेकिन मुझे कंपोजिट इनकम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां देखिए, मैं यहां पे ये अजम्पशन ले रहा हूं कि जितने भी टोमेटोज हैं उसको मैं मार्केट से खरीद रहा हूं। जब मैं मार्केट से खरीदूंगा तो क्या वहां मेरा एग्रीकल्चरल एक्सपेंस आएगा, यस और नो? नहीं आएगा, नहीं आएगा निखिल, है ना, नहीं आएगा। एवरीवन क्लियर है? कहीं भी डाउट होगा तब मुझे रोक के पूछेंगे। तो मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि अगर मैं ये टोमेटोज को अपने लैंड पे नहीं उगाता तो मुझे कोई एग्रीकल्चर एक्सपेंस नहीं आता। तो जितना भी मैं सेल्स करूं उसमें से ये इंडस्ट्रियल एक्सपेंस तो माइनस होगा और इसमें माइनस होगा रॉ मटेरियल के एक्सपेंस। अब रॉ मटेरियल क्या है, टोमेटोज। वो टोमेटोज मुझे मार्केट से खरीदना होता। अब मैं अपने ही लैंड पे उगा रहा हूं तो मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो मेरा एग्रीकल्चरल पार्ट है और मुझे क्या चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम चाहिए। तो मैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में क्या कर रहा हूं, जितना भी सेल किया मैंने उस सेल में से इंडस्ट्रियल एक्सपेंस माइनस करना है,
एग्रीकल्चरल एक्सपेंस को माइनस नहीं करना है और उसमें से माइनस कर देना है रॉ मटेरियल का एक्सपेंस। रॉ मटेरियल एक्सपेंस यहां क्या मतलब होगा, वो टोमेटोज जो अपने ही लैंड पे खरीद रहा हूं उसका मार्केट वैल्यू यहां से माइनस कर देना है। तो जो इनकम आएगा दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकाला हमने? फिर से रिपीट करूं या क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। ओके नित्य, एवरीवन, हरनीत, फिर से इसको रिपीट करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मुझे निकालना है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए मेरे पास कंपोजिट इनकम आ रहा है, कंपोजिट इनकम। उस कंपोजिट इनकम को मत लीजिए, डायरेक्टली आप जितना भी सॉस का बॉटल सेल किए उसके जितने भी पैसे आए उसको लीजिए एक साइड, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। उसको हम सेल प्रोसीड कहेंगे। उस सेल प्रोसीड में से जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, उस कंपनी में सॉस बनाने में लग रहा है, जो टोमेटो से सॉस बनाने में जो प्रोसेस हो रहा है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट नहीं लेना है। टोमेटो आ गए आपकी कंपनी में, वहां से सॉस बनाने तक जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लेबर की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, टूल्स के एक्सपेंसेस हो गए हैं, अमोर्टाइजेशन हो गया है, लोन का इंटरेस्ट हो गया, इस सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एक्सपेंस। इसको हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंस कहेंगे। अब इसमें मैं माइनस कर रहा हूं मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब आपको यह मानना है कि जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जितने भी टोमेटो जा रहे हैं, वो आप ये मानिए कि ये सारे के सारे मार्केट से आ रहे हैं, आपके लैंड से नहीं आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं। तो मार्केट की जो भी वैल्यू इन टोमेटोज की होगी, that will be the market value of raw material used। ठीक है, मार्केट वैल्यू। तो जब आप इस रॉ मटेरियल के वैल्यू को माइनस करोगे तो जो इनकम आएगा दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सिंपल आपको ये मानना है कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, और जो टोमेटो है वो अपने लैंड से ना लेके आप खुद से खुद को टोमेटो खरीद रहे हो। ठीक है, खुद से ही आप अपने ही लैंड के टोमेटोज को मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हो, ऐसा मान के वहां से उसको एक एक्सपेंस मान के वहां से माइनस कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अभी मैं एग्रीकल्चर को बताऊंगा, फिर इसको कई जगह से हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमें क्या माइनस नहीं करना है, ये नोट है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं उसको आपको माइनस नहीं करना है, क्योंकि आपने ये माना है कि जो टोमेटोज हैं वो डायरेक्टली आप मार्केट से खरीद रहे हो। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर करने के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो ये जो इनकम आया दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है, दिस विल बी योर पीजीबीपी। अब आते हैं एग्रीकल्चरल वाला पार्ट। सॉस आपने बेचा है, उस सॉस में से एग्रीकल्चरल से कितना इनकम आ रहा है उसको लेना है। वो क्या आएगा, देखिए बड़ा आसान है। आप खुद को टोमेटो बेच रहे हो। खुद को मतलब यहां पे क्या है, आप अपनी ही कंपनी को टोमेटो बेच रहे हो। तो जिस मार्केट वैल्यू पे बेचोगे वो आपका सेल हो गया।
दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड यूज एज रॉ मटेरियल, ये आपका रेवेन्यू हो गया। इस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर दोगे तो एग्रीकल्चर इनकम हो गया। सिंपल। अब उल्टा समझते हैं, मुझे ये निकालना है कि जो मैंने टोमेटो सॉस की बॉटल बेची है, उस टोमेटो सॉस में कितना पोर्शन मेरी एग्रीकल्चरल का पार्ट है और कितना इंडस्ट्रियल पार्ट है। तो कैसे करना है, पहले आप जितने भी टोमेटो आपने लगाए हैं, अपनी कंपनी में यूज किया है, उस टोमेटो को आप ये मानो कि आपने उन टोमेटोज को अपनी ही कंपनी को बेचा। अब किस वैल्यू पे बेचोगे, जो भी मार्केट की प्रीवेलिंग रेट है उस रेट पे आप बेचोगे। तो वो जो रेट मिलेगा, वो जो पैसा मिलेगा, वो आपका एग्रीकल्चरल रेवेन्यू हो गया। उस एग्रीकल्चर रेवेन्यू में से जो भी आपके एग्रीकल्चर करने के एक्सपेंसेस लगे हैं, है ना, जो भी इरिगेशन हो गया, कल्टीवेशन प्रोसेस में, उसको डिडक्ट कर दोगे तो एग्रीकल्चर इनकम आ गया। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाल रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाल रहे हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर के क्या किया, सॉस की जितनी बॉटल आपने बेची उसमें से सारे इंडस्ट्रियल एक्सपेंस माइनस कर दो, और ये मानिए कि आपने टोमेटो खुद से ही खरीदा है, तो जितने टोमेटो आपने यूज किया है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू रहेगी उसको भी माइनस करेंगे तो आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिलेगा। ठीक है, और आगे मैं और इसको बताऊंगा तो और क्लियर होगा, बस थोड़ा थोड़ा आप इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इन इंडिया। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में रबर बताया था कि रबर के प्लांट्स होते हैं, रबर का प्लांटेशन किया जाता है। रबर का प्लांटेशन कहाँ होगा, एक लैंड पे किया जाएगा। कौन सा लैंड होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। तो रबर एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनने जा रहा है। अब रबर प्लांट से रबर कैसे बनता है, तो रबर प्लांट से एक वाइट फ्लूइड निकाला जाता है, फिर उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की जाती है और फिर हमें रबर मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर का क्या मतलब है कि मेरा एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड पे मैंने रबर का प्लांटेशन किया, इस रबर के प्लांटेशन से मैंने उसका वाइट फ्लूइड लिया और उस वाइट फ्लूइड को मैंने अपनी ही इंडस्ट्री में यूज़ किया एज ए रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड मुझे मिल रहा है रबर। रबर मुझे फिनिश गुड मिल रहा है। तो रबर प्लांट से वाइट फ्लूइड इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का एंड प्रोडक्ट आ रहा है रबर, जिसको मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा एग्रीकल्चर प्रोसेस है, और फ्लूइड से रबर बनाना ये मेरा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, तो मुझे इसमें से दोनों को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस का एग्रीकल्चर इनकम निकालना है। कैसे निकलेगा, जितना भी आपने वो जो वाइट फ्लूइड है यूज किया है अपनी कंपनी में, उस वाइट फ्लूइड का जो भी वेट या मास आपने यूज किया है, वो अगर खुद के लैंड पे न उगाते तो आप हो सकता किसी और से खरीदते। जिस रेट पे आप खरीदोगे उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू आया। अब उस एग्रीकल्चर रेवेन्यू में से आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं कल्टीवेशन के, उसको माइनस करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर इनकम मिलता। अब आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे बनेगा, इस रबर को सेल करेंगे, जितना भी रेवेन्यू आएगा उसमें से इस इंडस्ट्री को चलाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे उसको माइनस कर दीजिए, जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्सपेंस। इसके साथ साथ
आप जितने रबर को फ्लूइड को यूज किए हैं, जितना भी इस फैक्ट्री के अंदर ले गए हैं, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? प्लीज कंफर्म। यस एवरीवन कंफर्म? ओके, निखिल को आ गया समझ, नित्या को आ गया, नेहा को आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स? सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। हरनीत ओके, सोनालिका, मुकेश, श्रद्धा, सौम्या, शिवानी, निशा, बाकी लोग कहाँ गए? आफरीन को आ गया समझ में? अच्छा, प्राची को समझ में ही नहीं आया। ओके, चलिए आप प्राची, आपको एप्पल जूस पसंद है या फिर मैंगो जूस पसंद है या संतरा जूस पसंद है? कौन सा जूस पसंद है? माही, आपको कौन सा जूस पसंद? प्राची, ऑरेंज जूस। चलिए, तो ऑरेंज जूस को बनाते हैं। तो ऑरेंज जूस का एक फैक्ट्री लगाया आपने, माही, ऑरेंज जूस की फैक्ट्री लगाई। ऑफ कोर्स जो ऑरेंज जूस बनाने के लिए रॉ प्रोडक्ट है वो ऑरेंजेस हैं, और ये ऑरेंजेस यहाँ से बहुत पास, अराउंड 300 किलोमीटर में नागपुर है, वहाँ से मिलता है। तो आपने फैक्ट्री लगाया दुर्ग में, रॉ मटेरियल उस फैक्ट्री के लिए आ रहा है नागपुर से, क्या है? ऑरेंजेस। ठीक, अब इस जूस को बना के आपको प्रॉफिट होने जा रहा है। ठीक है, तो लेट से ये आपका प्यारा सा इंडस्ट्री है जो आपने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। ठीक, इस इंडस्ट्री का जो एंड प्रोडक्ट है वो टेट्रा पैक ऑरेंज जूस है, OJ ऑरेंज जूस, टेट्रा पैक करके। ठीक, रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे? रॉ मटेरियल है ऑरेंजेस। ये ऑरेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से आ रहा है, नागपुर से आ रहा है। ये आपका लैंड नहीं है, आप नागपुर से ऑरेंजेस मंगाते हो और उन ऑरेंजेस का प्रोसेस करके आप ऑरेंज जूस बना रहे हो और इस ऑरेंज जूस को आप मार्केट में बेच रहे हो। ठीक, तो इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। जितने भी जूस आपने बेचे उसको बेचने से आपको सेल्स प्रोसीड हुआ, मतलब पैसा आया। सेल्स प्रोसीड मतलब पैसा आया। ये जो पैसा आया है, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट, ये आपका इनकम नहीं है, ये रेवेन्यू है, सेल्स है। ठीक, अब आपको निकालना है प्रॉफिट। आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो निकालना है। तो क्या करेंगे? जितने भी आपने टेट्रा पैक बेचे, जिस रेट पे बेचे, उसको मल्टीप्लाई करके, यस करेक्ट, ये आ गया आपका सेल्स प्रोसीड माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हैं। अब ये एक्सपेंसेस क्या होंगे? ये एक्सपेंसेस क्या इंक्लूड करेगा? इन एक्सपेंसेस में सब चीज आएगा। किस रेट पे आपने ऑरेंजेस खरीदे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंस, जिसको हम रॉ मटेरियल एक्सपेंस कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ऑरेंज वैल्यू राइट, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लेबर लग रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, आप लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सारे एक्सपेंस को माइनस कर दो। तो इनको माइनस करने के बाद, सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया वो आपका हो गया नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉफिट, मतलब ये हो गया पीजीबीपी। ये क्लियर हुआ? पीजीबीपी कैसे हुआ? क्लियर हुआ? ओके ओके, प्राची क्लियर हो गया? पीजीबीपी क्लियर हुआ? प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट। अरे सब डाल दो प्राची, जितने एक्सपेंसेस है सब डाल दो, जो भी एक्सपेंस है आपके ना, जो भी एक्सपेंसेस, देयर आर एक्सपेंसेस की जो सीईओ के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आप जो भी आपका टोल टैक्स लग रहा है, एवरीथिंग, जितने भी एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो जो बचेगा
जो बचा खुचा आएगा दैट इज योर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज योर नेट इनकम, दैट इज योर प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां से आया? आपके ऑरेंज जूस बेचने की वजह से, ठीक है। दिस इनकम इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इसमें आप खुद तो कुछ एग्रीकल्चर पे उगा नहीं रहे हो, तो ये आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इज इट क्लियर? प्राची, माही और बाकी लोग जिसको समझ में नहीं आया था? यस, ओके माही, ओके। अब सपोज नागपुर में आपका भाई है, भाई से आपका झगड़ा है, ठीक है। वो भाई अपने लिए एक एग्रीकल्चर लैंड लिया, उस एग्रीकल्चर लैंड पे उसने ऑरेंजेस के बाग लगा दिए, ऑरेंज का बाग लगा दिया, प्लांटेशन कर दिया, ठीक। और ये ऑरेंजेस वो मार्केट में बेचता, तो आपके भाई के लिए, आपका जो भाई है, आपके भाई के लिए, ये आपको नहीं बेच रहा है ना, ये मार्केट में बेच रहा है, जो नागपुर की मंडी है वहां बेच रहा है। तो आपके भाई का ये एग्रीकल्चरल इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकला होगा? जितने ऑरेंजेस बेचे माइनस जितने भी एक्सपेंसेस लगे इस लैंड पे, ठीक है। ऑरेंजेस बेचा उसने मंडी में, जिस भी रेट पे बेचा वो रेवेन्यू आ गया, वो सेल आ गया। और इसको उगाने और बेचने में जितने पैसे लगे, खाद लग रहा होगा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केयर टेकर, वाटरिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, और मंडी में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी को माइनस करोगे तो आपका भाई का वो नेट एग्रीकल्चरल इनकम आएगा। यस, क्लियर? क्लियर है? ओके। तो आपके भाई को कोई टैक्स देना है क्या? भाई को कोई टैक्स देना है? धनराज, भाई को कोई टैक्स देना है? कोई टैक्स नहीं देना है ना, नो टैक्स, क्योंकि ये किस में आ रहा है? एग्जेम्प्ट पार्ट्स में आ रहा है, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चरल इनकम है, कोई टैक्स नहीं देना। अब सपोज आपके भाई और आप में रक्षाबंधन के दिन में सुलह हो गया, अब आप लोग बात करने लगे। अब ये भाई क्या बोल रहा है कि मैं ये ऑरेंजेस मार्केट में बेचता हूं, अब ये मार्केट में ना बेच के डायरेक्टली मैं तुम्हें बेचूंगा। क्या बोल रहा है? बेचूंगा। तो क्या आपको आपके पीजीबीपी में कोई फर्क पड़ा? आप मार्केट से खरीद रहे थे, अब आप अपने भाई से खरीद रहे हो, फ्री में नहीं दे रहा है, भाई से खरीद रहे हो, तो क्या इस कैलकुलेशन में कोई चेंज आएगा? यस और नो? क्या आपके पीजीबीपी में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो वो आपका पहले भी पीजीबीपी था, अभी भी पीजीबीपी है। क्या आपके भाई के कैलकुलेशन में, नेट एग्रीकल्चर के कैलकुलेशन में कोई चेंज आया? पहले वो मंडी में बेच रहा था, अब आपको डायरेक्टली बेच रहा है, नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई के लिए अब भी एग्रीकल्चरल इनकम ही है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ऐड ये करते हैं कि आपका कोई भाई नहीं है, आपका कोई भाई नहीं, आप ही यहां पे हैं, आप ही यहां पे हैं, और आप ही यहां पे हैं, ठीक है। अब आप एग्रीकल्चर करते और इन्हीं ऑरेंजेस को मार्केट में बेचते, या इन्हीं ऑरेंजेस को आप खुद के प्लांट में दुर्ग में बेचते, खुद के प्लांट में दुर्ग में बेचते, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम ही रहता। और इन्हीं ऑरेंजेस को जिनको आपने बेचा, आप ही ने उसी को खरीदा, उसको प्रोसेस करके ऑरेंज जूस बनाते, तो आपके इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा क्या कोई फर्क? पहले आप एक ही जगह थे, अब आप दो जगह हैं। ये वाला इनकम अभी भी पीजीबीपी ही रहा,
ये वाला इनकम अभी भी आपका एग्रीकल्चर ही रहा। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों कैलकुलेशन आइसोलेशन में करोगे तो एक इंडस्ट्रियल हुआ, एक एग्रीकल्चरल हुआ। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? यस। अब यहां पे एक चीज समझते हैं, क्या आप सच में अपने ही लैंड के ऑरेंजेस अपनी कंपनी को बेचते और खुद से टेबल के दोनों साइड बैठ के खुद से कोई नेगोशिएशन करते? नहीं करते। यहां पे आप ऑरेंजेस रियल सेंस में तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आप शो करोगे कि आप खुद को ही ऑरेंजेस बेच रहे हो। ये इसलिए करना है सो दैट ये इन दोनों इनकम को हम अलग अलग रख सके, सो दैट इस पे आप टैक्स पे करो और इस पोर्शन पे आप टैक्स पे ना करो। यही प्रोसेस हम यहां कर रहे हैं। क्या समझ में आया ये लॉजिक? यस एवरीवन? माही क्लियर हुआ? ओके प्राची, माही एंड एवरीवन, ठीक। अब यहां देखिए, रबर वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो हम आपके लिए एक आसान कैलकुलेशन बता देते हैं। गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर्स ने एक आसान कैलकुलेशन बता दिया। उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, जितने भी वैल्यू का रबर बेच रहे हो, उसका कंपोजिट इनकम निकाल लो। ये कंपोजिट इनकम क्या था? जो पहला स्लाइड हमने डिस्कस किया था, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, आराम से, शांत से, फिर से रिपीट करूंगा। जितने का भी आपने रबर बेचा मार्केट में, उस मार्केट के रेवेन्यू से आप इंडस्ट्रियल एक्सपेंस और एग्रीकल्चर एक्सपेंस को दोनों को माइनस करोगे तो कंपोजिट इनकम बनता है। इस कंपोजिट इनकम का 65% मान लो कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, रिमेनिंग 35% को आप नॉन एग्री मान लेना। फिर से बता रहा हूं, लॉ मेकर ने ये कहा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो अपने ही लैंड पे रबर उगा रहा है, फिर उससे रबर बना रहा है, फिर उसको बेच रहा है, फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर कैलकुलेशन अलग करो, इसका कैलकुलेशन अलग करो, तो बड़ा तामझाम है। एक काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल सा प्रपोर्शन बना देते हैं। और क्या बनाया उन्होंने बनाया कि आपका जो भी कंपोजिट इनकम आए, उस कंपोजिट इनकम का 65% मान लेना कि एग्रीकल्चरल इनकम है, उस पे टैक्स मत देना, केवल 35% को हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे, उसके ऊपर आप पीजीबीपी के अंतर्गत टैक्स दे देना। अब ये कंपोजिट इनकम क्या है? कंपोजिट इनकम ज्यादा आसान कैलकुलेशन। सेल प्रोसीड आप कर रहे थे, सेल प्रोसीड, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? सेल प्रोसीड रबर है। आपने जितने भी वैल्यू का रबर बेचा, उसमें से आप एग्रीकल्चर के एक्सपेंस को माइनस कर दो और इंडस्ट्रियल के एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। दोनों एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करोगे तो जो इनकम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंबाइंड इनकम या कंपोजिट इनकम। इस कंपोजिट इनकम का चुपचाप 60% निकालना, उसको एग्रीकल्चर मान लेना, 35% निकालना, उसको नॉन एग्रीकल्चर मान लेना। आसान है ये वाला पोर्शन आसान है। सॉस वाले में थोड़ा सा गड़बड़ था, ये वाला तो आसान है। जूस बनाना गड़बड़ था, रबर वाला आसान है। रबर वाले में क्या करना है? जितने का रबर बेचा उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, चाहे वो एग्रीकल्चर पे लगा हो एक्सपेंस
चाहे आपकी कंपनी के एक्सपेंसेस हो, सारे एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो जो इनकम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट इनकम। इसका 65% लेना एग्रीकल्चर इनकम, इसका 35% ले लेना नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? रबर वाला पार्ट समझ में आया? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। ठीक है, ये आसान है। चलिए एक दो और आसान चीजें कर लेते हैं, टफ वाले को बाद में करेंगे। ये हो गया रबर का। तो ये जो 65% और 35% है, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये लॉ मेकर्स ने स्पेसिफाई किया है इनकम टैक्स में कि कोई भी अगर रबर को उगा रहा है और उससे वो रबर बना रहा है तो उसका कंपोजिट इनकम लेना, उस कंपोजिट इनकम का 65% एग्रीकल्चर मानना, 35% को नॉन एग्रीकल्चर मान लेना और 35% के ऊपर टैक्स लगा लेना। अच्छा सर कंपोजिट कैसे निकालेंगे? कंपोजिट निकालने का ये तरीका है। कंपोजिट निकालने के लिए आप करिए, जितना भी सेल किया आपने उसमें से आप एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको माइनस कर दो, एक साथ सबको माइनस कर दो, दैट विल बी योर कंपोजिट। ठीक, अब आते हैं चाय के बारे में। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में मैंने चाय कैसे बनता है, बनता मतलब दूध चीनी मिला के वाला नहीं, चाय के ग्रेन्यूल्स पैकेट में कैसे आते हैं वो मैंने बताया था। दूसरा रबर कैसे बनता है वो बताया था, और तीसरा कॉफी बताया था। तो चाय पे आते हैं। चाय के लिए कैसे बनता है? तो टी गार्डन्स होते हैं, वहां से टी लीव्स को प्लक किया जाता है, फिर इंडस्ट्री में ले जाया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी ड्राइंग है, क्योरिंग है, ग्राइंडिंग, ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं, और फिर उससे वो पैक्ड टी मार्केट में बेचा जाता है। तो सपोज ये दोनों एक्टिविटी आप खुद कर रहे हो, आपका खुद का टी गार्डन है और उस गार्डन के साइड में ही आपने एक टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रखी है, प्लांट लगा रखा है, मतलब कंपनी लगा रखी है, और टी लीव्स ऑफ गार्डन से तोड़ते हो और टी ग्रेनुअल्स बना के मार्केट में बेचते हो। ये दोनों काम एक साथ कर रहे हो। इस केस में कंपोजिट इनकम कैसे निकलेगा? सेम जैसे आपने रबर का बनाया था। कंपोजिट इनकम कैसे मिलेगा? जितने भी टी पैकेट्स आप बना के मार्केट में बेच रहे हो वो हो जाएगा आपका सेल प्रोसीड। ठीक है, उसमें से जितने भी टी गार्डन को मेंटेन करने, खाद डालने, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर एफर्ट जितना भी आपने यूज किया उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर दो, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सपेंस। और उस इंडस्ट्री में टी लीव से टी पैक्ड बनाने में जो भी प्रोसेसेस लगा, जो भी एक्सपेंसेस लगा, मैन का डेप्रिसिएशन नहीं, मैन का लेबर कॉस्ट, उसकी सैलरी हो गए, वेजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मशीन का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लोन का इंटरेस्ट, सबको माइनस कर दोगे तो वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंस हो गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको कंपोजिट इनकम मिलेगा। अब लॉ मेकर्स ने ये बोला कि ये जो कंपोजिट इनकम आया है, इस कंपोजिट इनकम का 60% को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। कंपोजिट इनकम निकालिए, उसका 60% माइनस कर देंगे, वो एग्रीकल्चर इनकम हो गया। तो जो 40% बचा, जो 40% ऑफ कंपोजिट इनकम बचा, दैट विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा अंडर द हेड पीजीबी। क्या ये टी का क्लियर हुआ? कंपोजिट निकालना है, 60-40 डिवाइड कर देना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस एवरीवन? प्राची, माही, पूर्वी, सोनालिका, नेहा, एवरीवन क्लियर? ओके ग्रेट। चलिए चाय पी लिए, कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं है, कॉफी बनाते हैं। चलिए कॉफी के केस में अगर आपको याद होगा, कॉफी का जो प्रोसेस होता है, कॉफी के जो प्लांट होता है ना, उससे चेरी निकलता है, चेरी फॉर्म में कुछ फ्रूट्स उसके आते हैं, फ्रूट्स, उन फ्रूट्स को सुखाया जाता है, दैट इज ड्राइंग। सुखाने के बाद उसको क्योरिंग होता है ना, ड्राइंग होता है, क्योरिंग होता है, फिर ग्राइंडिंग होता है, उसको पीसा जाता है। ग्राइंडिंग के बाद
फ्लेवरिंग होता है, फ्लेवर ऐड किया जाता है, चिकोरी हो गया, चॉकलेट हो गया, लैटे हो गया एंड ऑल। फ्लेवरिंग के बाद फिर उसको पैकेट में या बॉटल में पैक किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। एक ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि जो चेरीज हैं, है ना, जो कॉफ़ी के फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स को प्लक के तोड़ा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करके क्योर करके ही डायरेक्टली मार्केट में बेचा जाता है। उसका फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता है। मतलब उसका क्या होता है, उसकी ग्राइंडिंग, फ्लेवरिंग वो सब ना करके उसको सुखाएंगे, उसका क्योरिंग करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसके छिलके को अलग करेंगे, उसको फिर उसको फ्राई करके मार्केट में बेचा जाएगा। जो हमें कॉफ़ी बीन्स मिलता है मार्केट में, कॉफ़ी बीन्स मिलता है, तो वो एक प्रोसेस है। तो दो तरीके के प्रोसेसेस हैं। अब मेरे पास कॉफ़ी का गार्डन है, कॉफ़ी मैं उगा रहा हूँ। दो एक्टिविटी कर सकता हूँ, एक अपनी ही इंडस्ट्री लगाऊं और कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी पाउडर बना के मार्केट में बेचूं। दूसरा ये कर सकता हूँ, मैं कॉफ़ी बीन्स को कॉफ़ी बीन्स फॉर्म में ही बेचूं। तो रॉ चेरी को तोड़ना है, ड्राई करना है और उसको फिर क्योर करके कॉफ़ी बीन्स फॉर्म में मार्केट में बेचना डायरेक्टली, या फिर पाउडर बनाऊंगा या फिर मैं उसको कॉफ़ी बीन्स फॉर्म में बेचूंगा। दो एक्टिविटी है। इसीलिए मेरा जो यहाँ पे कंपोजिट इनकम आएगा, इसमें दो तरीके के एग्रीकल्चरल इनकम बनेंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर डाउट को क्लियर करते हैं। कंपोजिट इनकम निकालने का वही तरीका है, जितने का भी आपने कॉफ़ी बेचा, चाहे कॉफ़ी पाउडर फॉर्म में या कॉफ़ी बीन्स फॉर्म में, जितने का भी आपने कॉफ़ी बेचा, उसमें से एग्रीकल्चरल इनकम को माइनस करना है। उस कॉफ़ी को उगाने में, केयर करने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो हमें मिल जाएगा कंपोजिट इनकम। अब इस कंपोजिट इनकम से अगर आपने कॉफ़ी को ग्रो किया है, क्योर किया है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग प्रोसेस है। ग्रोइंग और क्योरिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, यहाँ समझ लीजिए। कॉफ़ी फ्रूट्स को उगाना, तोड़ना, सुखाना, उसके बाद उसकी क्योरिंग करना और कॉफ़ी बीन्स को मार्केट में बेचना, दैट इज ग्रोइंग एंड क्योरिंग। तो अगर ग्रोइंग और क्योरिंग कर रहे हैं, उस केस में 75% ऑफ कंपोजिट इनकम इज एग्रीकल्चर एंड 25% विल बी नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन आप कॉफ़ी बीन्स न बेच के उस कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, इवन विद और विदाउट मिक्सिंग, दिस इज फ्लेवरिंग, है ना। फ्लेवरिंग कर रहे हो और कोई भी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रहे हो, मतलब इसके बाद वाले प्रोसेस को भी अगर आप कर रहे हो, इन दैट केस जो भी आपका कंपोजिट इनकम आया, उस कंपोजिट इनकम का 60% विल बी एग्रीकल्चरल, 40% विल बी नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, दो चीज याद रखनी है। कॉफी बीन्स को बेच रहे हैं 75-25, कॉफी पाउडर को बेच रहे हैं 60-40। कॉफी पाउडर ज्यादा प्रोसेस होता है तो उस पर 60-40 का लगाना है, 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। और कॉफी बीन्स को बेच रहे हो, कॉफी बीन्स वो भी याद रखेंगे, कॉफी बीन्स क्योर करने के बाद, क्योरिंग करने के बाद बेच रहे हो, तो 75 एग्रीकल्चर एंड 25 नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस निखिल, क्लियर हो गया। प्राची क्लियर है, माही, धनराज क्लियर हो गया, मुकेश क्लियर है, ओके। इससे रिलेटेड हम लोग, तो ये समरी है, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। दिस इज समरी। इस समरी में ये बताया जा रहा है कि टी रहा तो क्या करना है, रबर रहा तो क्या होगा, कॉफी रहा तो क्या होगा, है ना। तो टी के केस में 60-40, रबर के केस में 65-35,
कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड के केस में 75-25, एंड कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड, ग्राइंडेड होगा, ग्राउंडेड लिख दिया है, ग्राइंडेड एंड देन फ्लेवरिंग, ये सारे एक्टिविटी अगर हो रहे हैं तो 60-40 का प्रोपोर्शन होगा। ये 60-40 प्रोपोर्शन क्या बता रहा है? कंपोजिट इनकम लेना है, कंपोजिट इनकम का 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर वाला पीजीबीपी में जाएगा और जो एग्रीकल्चर वाला है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टिल नाउ एनी डाउट? नो डाउट, ओके ग्रेट। मैं यहां तक का आपको नोट शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इवन मूडल में भी ये शेयर कर दिया जाएगा। एक बार इसको गो थ्रू करिए सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लीज़ आप अपने पास एक कैलकुलेटर रखिए और नोटबुक को रखिए, क्योंकि हम लोग अगर पैरेलली सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन इशू आता है तो वी कैन डिस्कस अबाउट। और केवल आप सुनेंगे और फिर बाद में सोचेंगे सॉल्व करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बाद में फिर उतने डेप्थ में हो सकता है कि डाउट क्लियर ना हो जिस डेप्थ में अभी आप पढ़ रहे हो। सो इट्स माय रिकमेंडेशन कि नेक्स्ट क्लास में आप कैलकुलेटर रखेंगे, नोटबुक रखेंगे। ओके हनी, सो एवरीवन थैंक यू वेरी मच। चलिए बाय बाय, एंजॉय लंच।